कई साल पहले की बात है। सुमन नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी, 2 भाई और 3 बहनों के साथ रहती थी। सुमन बहुत ही होशियार लड़की थी। उसके माँ पिताजी मजदूरी का काम करते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिलती थी। तो सुमन का बड़ा भाई दिल्ली शहर भाग जाता है। अब सुमन अपनी तीनों बहनें, एक भाई और माँ पिताजी के साथ रहने लगी। जब तक वो 5 छोटे थे तब तक उनके पिताजी ने उन्हें सरकारी स्कूल में जाने की अनुमति दी थी। दिन गुजर रहे थे। सुमन उनमें से सबसे छोटी थी। जैसे ही उसके बड़े भाई की 4वीं की पढ़ाई पूरी हुई तो वो भी अपने माँ पिताजी की तरह मजदूरी के काम में जुट गया। सुमन की तीनों बहनें अपनी 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर घर के सारे काम सीखने लगी। अब जैसे ही सुमन की 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके पिताजी उससे, सुमन, अब तुम्हारी 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आज के बाद तुम भी घर में ही रहोगी और अपने तीनों बहनों से घर का चूल्हा चौका संभालोगी। सुमन एक बड़ी ही जिद्दी लड़की थी। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसने अपने टीचर की सिखाई हुई सारी बातें ध्यान में रखी और वो ध्यान में रखकर अपने पिताजी से, पिताजी, टीचर ने बताया है कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हमारा कोई भी ज्ञान अधूरा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है पिताजी। बिल्कुल नहीं सुमन, हमारे यहाँ लड़कियाँ सिर्फ 4वीं तक ही पढ़ाई कर सकती है। आगे की पढ़ाई सिर्फ लड़के ही ले सकते हैं। और तुम तो हमारे घर के हालात को भी जानती हो। अब मैं तुम्हारे लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता। अब से तुम्हारी पढ़ाई इतनी ही है। नहीं पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। सरकारी स्कूल में ही जाऊंगी। आप मुझे ना ड्रेस दिलाओ और ना ही किताबें, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। सुमन एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, जिसने अपने पिता के साथ समाज का विरोध कर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद से आगे जाना चाहती थी। पढ़ लिख कर बड़ी बनना चाहती थी। वो अपने घर के हालात बदलना चाहती थी। अब उसने अपनी 7वीं कक्षा की परीक्षा पास की तो एक दिन गांव के सरपंच सुमन के घर आकर उसके पिताजी केशव से, अरे केशव, हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तुम्हारी बेटी वो अकेली है जो चूल्हा चौका छोड़कर पढ़ाई के पीछे लगी है। उसे जरा समझाओ। सरपंच जी, क्या बताऊं, मैं उसे पढ़ाई लिखाई के लिए घर से 1 रुपया भी नहीं देता, फिर भी हमेशा अव्वल आ जाती है। अब केशव जोर देकर सुमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सुमन अपने जिद पर ही अड़ी हुई थी। उसे समझ आ चुका था कि उसे अपनी शिक्षा के लिए अब कुछ न कुछ काम करना ही होगा। अब वो छुट्टी के दिन खेत में काम करने लगी और धीरे धीरे अपने लिए किताबें बटोरना शुरू कर दिया। वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। वो बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसने अब 12वीं कक्षा पास कर ली थी और एक संस्था की मदद से जॉब करने लगती है, जहां उसे 3000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जिसे देख उसके माँ पिताजी की आंखों से आंसू आने लगे। वो एक दिन अपने पिता से, पिताजी, हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई चारा नहीं है। अगर हर घर में एक इंसान पढ़ा लिखा हो तो घर में होशियारी आ जाए, समझदारी आ जाए। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। केशव भी सुमन को सपोर्ट करने लगा, जिसे देख गांव के लोग जलने लगे। इतना ही नहीं, वो अनपढ़ थे तो उनकी सोच भी कुएं के मेंढक जैसे ही थी। वो बार बार केशव से, अरे केशव, तुम्हारी बेटी गांव गांव जाती है काम संभालने। लड़की है भाई, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अब घर आकर केशव सुमन से, सुमन बेटी, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। गांव के सभी लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमसे शादी कौन करेगा? पिताजी, आप मुझे सिर्फ एक बार बीए कंप्लीट करने दो, फिर देखना, जो लोग आज रिश्तेदारी के लिए हमें ना बोल रहे हैं वही आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। अब सुमन अपनी पढ़ाई पूरी कर जिस संस्था में काम कर रही थी वहीं पर ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है। वो गांव के लोगों को पढ़ाई का मतलब समझाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव में महिलाओं की कई सारी समस्याएं होती है, जिन्हें समझ वो उन्हें सॉल्व करने लगी। तो एक दिन दूसरे गांव से शंकर नाम का एक इंसान केशव से मिलने आता है और वो केशव से, केशव भाई साहब, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी है तो हम चाहते थे कि उसकी शादी मेरे बेटे राजेश से हो जाए। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है
तो हम सोच रहे थे अगर कोई पढ़ा लिखा हमारे घर में आए तो कम से कम घर में कुछ बातें तो बदल जाए। अब केशव अपनी बेटी की शादी राजेश से तय कर देता है और बड़े ही सीधे सादे तरीके से शादी करता है। राजेश कपड़े सिलने का काम करता था। शादी के बाद भी सुमन अपना काम कर ही रही थी। उनका संसार बड़े ही अच्छे से खुशी खुशी चल रहा था। राजेश और सुमन की शादी को 4 साल बीत चुके थे। लोगों ने अब राजेश के मन में सुमन के बारे में जहर घोलना शुरू कर दिया। तब सुमन को एक बेटा था। अब राजेश सुमन को बहुत परेशान करने लगा। उसे नौकरी छोड़ने के लिए जबरदस्ती करने लगा। तो सुमन राजेश से, सुनिए जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैंने इस नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहना होगा। अरे गाँव वाले तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी गलत बातें करते हैं वो लोग। गांव वाले कह रहे हैं ना? क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? राजेश उस दिन बड़ा ही गुस्से में था, तो उसने सुमन को जोर से चपट लगाई। तभी सुमन गुस्से में अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब वहां जाने के बाद भी वो अपना काम करती ही रहती है और लोगों को शिक्षित करने का मार्ग ढूंढती रहती है। अब राजेश पंचायत बुलवाता है और गांव के पंचायत के सामने ये बात रखता है। वहां जाने के बाद पंचों में से एक, बेटी सुमन, राजेश तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इस बारे में तुम क्या सोचती हो? मैं राजेश जी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फिर से ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं ये काम करती रहूंगी और करती ही रहूंगी। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को ये समझा कर रहूंगी कि पढ़ाई की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। सुमन की सारी बातें सुनकर राजेश, अरे क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग से नौकरी का भूत नहीं उतरा? हाँ, नहीं उतरा और ना ही कभी उतरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे लोग चांद पर जा पहुँचे हैं और आप लोग अपने बच्चों को 5वीं कक्षा तक भी पढ़ने नहीं देते। हमारे गांव के और आसपास के गांव के सभी बच्चे 5वीं कक्षा की पढ़ाई होते ही बाल मजदूर बन जाते हैं। आप लोग उनका बचपन छीन रहे हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही काम करते रहते हो। अगर पढ़ लिख कर सभी अच्छा काम करेंगे तो सबकी जिंदगी बेहतर बनेगी। किसी को एक दिन भी भूखे पेट नहीं रहना होगा। सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हमारे गांव के बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों पर काम कर पाएंगे। मजदूरी की लाचारी में जीने से अच्छा है कि हम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे यहीं पर सजा दे सकते हो। सुमन के ऐसे कहते ही गांव की सभी औरतें जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ये देख पंचों को भी सुमन की बात माननी ही पड़ी और वो बात सही भी लगने लगी। अब वो राजेश को ताकीद देते हैं कि अरे देखो राजेश, सुमन हमारे गांव को प्रगति की ओर ले जाना चाहती है, हमारा विकास करना चाहती है। आज के बाद तुम कभी भी उसका काम बंद करने की कोशिश मत करना, समझे? सुमन को बड़े ही इज्जत के साथ अपने गांव से विदा किया जाता है। वहां जाने से पहले ही सुमन के वावा गांव तक पहुंच चुकी थी। तो गांव के मुखिया खुद सुमन का स्वागत करने के लिए आगे आते हैं और उसके विचारों से प्रेरित होकर गांव में स्कूल में सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आह्वान करते हैं और सुमन